कहानी की शुरुआत में हमें ड्रू और हैना को दिखाया जाता है जो कि एक कपल है और आज हैना ड्रू के साथ पहली बार उसके घर पे जा रही है क्योंकि ड्रू के पिताजी ने आज एक मीटिंग बुलाई होती है जिसमें उसने अपने सारे बच्चों को घर पे बुलाया होता है। ड्रू के पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। ड्रू हैना को बताता है कि उसके पिताजी का कल 75th बर्थडे है और उसे लगता है कि इसी वजह से उसके पिता ने अपने सारे बच्चों को आज घर पे बुलाया होगा। ड्रू काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज वो बहुत टाइम बाद अपने भाई बहनों से मुलाकात करेगा, लेकिन हैना कहती है कि उसके पिताजी ने उसे नहीं बुलाया था, लेकिन फिर भी वो उसे अपने साथ लेकर आ गया और शायद उसे देखकर उसके पिताजी कहीं बुरा ना मान जाए। जिस पे ड्रू कहता है कि उसने उससे शादी की है और अब वो भी उनके परिवार का एक हिस्सा बन गई है, तो उसे भी पिताजी के बर्थडे पर वहां पर मौजूद होना चाहिए। इसके बाद ये ड्रू के पिताजी के आलीशान घर में पहुंचते हैं। हैना तो ये हवेली देख काफी ज्यादा शॉक्ड है क्योंकि ये वाकई में एक बहुत ही बड़ा घर है। उतरते साथ ही ड्रू देखता है कि उसके तीनों भाई बहन पहले यहाँ पर आ चुके हैं। ड्रू के बड़े भाई का नाम होता है सीजे, तो वहीं बीच वाली बहन का नाम होता है मेडेलिन और उसकी सबसे छोटी सिस्टर का नाम होता है कैमी। ये सब आपस में मुलाकात करते हैं और एक दूसरे से मिलकर ये सब भाई बहन काफी खुश होते हैं, लेकिन हैना से कोई भी ढंग से बात नहीं करता क्योंकि इन्हें लगता है कि हैना ने उनके भाई ड्रू से सिर्फ पैसे के लिए शादी की है। ये सब अपने पिता के 75th बर्थडे पर भी कोई भी गिफ्ट लेके नहीं आए क्योंकि उन्हें गिफ्ट से काफी नफरत है। तभी उनके पिता का मैनेजर यहाँ पर आकर इन्हें अंदर चलने को कहता है। वो इन्हें बताता है कि उनके डैड उससे बात करना चाहते हैं और ठीक आधे घंटे बाद वो सब ऊपर वाले रूम में जाकर अपने पिताजी से मुलाकात कर सकते हैं। बाद में जब ये सब ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पिताजी घड़ी को ठीक कर रहे हैं। उनके पिताजी का नाम होता है चार्ल्स, जो कि उन्हें बताते हैं कि उन्होंने इस पूरे घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया है और अब कोई भी घर के अंदर नहीं आ सकता। घर की सारी खिड़कियों को बुलेट प्रूफ भी करवा लिया गया है और साथ ही साथ उसने अपने सब गार्ड्स की भी छुट्टी कर दी है। अपने पिताजी की ये बात सुन सारे बच्चों को काफी अजीब लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिसपे चार्ल्स उसे बताता है कि आज रात यहाँ पर कोई आएगा और उसे मार देगा, इसीलिए उसने सारे घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया है। पहले तो उसकी बात पर कोई भी बच्चा विश्वास नहीं करता कि वाकई में अगर उन्हें कोई मारने वाला है तो उन्होंने सारे गार्ड्स की छुट्टी क्यों करी, जिस पर चार्ल्स बताता है कि उसे किसी पर भी विश्वास नहीं है, क्या पता गार्ड्स में से ही कोई एक उसे मार दे, इसीलिए वो अपने बच्चों के अलावा किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। इस बात पर कैमी उससे पूछती है कि कोई उन्हें क्यों मारेगा, जिस पर चार्ल्स बताता है कि उसने बिजनेस के लिए कई सारे गलत काम किए हैं जिसकी वजह से ही आज उसकी ये नौबत आ गई है। दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए सबसे बेहतर मूवी एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ। अब इसके बाद चार्ल्स का मैनेजर यहाँ पे आता है और चार्ल्स उसे भी यहाँ से जाने को कहता है। चार्ल्स ड्रू की पत्नी हैना को भी कहता है कि अगर वो भी जाना चाहती है तो वो मैनेजर के साथ जा सकती है, लेकिन हैना यहाँ से जाने से मना कर देती है। अब जैसे ही मैनेजर यहाँ से निकलता है तो घर का सारा सिक्योरिटी सिस्टम अपने आप ऑन हो जाता है, यानी कि अब कोई भी बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं जा सकता। चार्ल्स कहता है कि आज रात उन्हें किसी भी कीमत पर उसे बचाना है। इस बात को वो सीरियसली ले, इसलिए उसने अपनी विल में लिखवा दिया है कि अगर वो आज रात मरता है तो उसकी सारी संपत्ति चैरिटी में चली जाएगी, लेकिन अगर वो किसी तरह आज रात बच गया तो वो अपनी सारी संपत्ति को अपने बच्चों में बांट देगा। इतना कहकर चार्ल्स यहाँ से दूसरे रूम में निकल जाता है और ये सब भी अब नीचे जाते हैं। चार्ल्स के इतना समझाने के बाद भी इनको लगता है कि उनके पापा उनके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। यहाँ पर सारी खिड़की दरवाजे बंद है और ना ही उनके अलावा यहाँ पर कोई और है, तो कोई उन्हें कैसे मार सकता है। लेकिन क्या हो अगर किलर पहले से ही घर के अंदर हो। खैर, हैना सबको समझाती भी है कि उन्हें अपने पिताजी की बात को सीरियसली लेना चाहिए और उनकी जान को बचाना उनका एकमात्र मकसद होगा, लेकिन इनको तो लगता है कि उनके पापा उन्हें टेस्ट कर रहे हैं, तो एकजुट होने की बजाय ये सब अपने अपने कमरे में निकल लेते हैं। कैमी तो इतनी बेफिक्र है कि वो सबसे पहले वाइन रूम में जाती है, लेकिन वाइन को चेक करते वक्त उसे उस जगह पे किसी और के होने का भी एहसास होता है, तो वो आवाज मारकर उसे सामने आने को कहती है। तभी एक परछाई उसे नजर आती है जो कि उसी की तरफ बढ़ रही है। वो काफी बुरी तरह डर जाती है। कैमी डर के मारे ऊपर की तरफ भागती है तो पाती है कि दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया है। वो साया लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो उसे कुछ करता है कि तभी सीजे बाहर से दरवाजा खोल देता है। कैमी सीजे को कहती है कि नीचे कोई है, लेकिन सीजे कहता है कि नीचे कोई भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ उसका एक वहम होगा। इधर ड्रू और हैना चार्ल्स के पास जाते हैं उसे ये पूछने के लिए कि उसे कौन मारना चाहता है, जिस पर चार्ल्स कहता है कि सालों पहले उसने अपने बिजनेस के लिए किसी की जान ली थी, तो उसी जान की कीमत उसे अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ेगी। साथ ही चार्ल्स ड्रू को बताता है कि उसे हैना को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था क्योंकि वो अभी उसे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानता, जिस पर ड्रू कहता है कि उसने हैना से शादी की है तो वो भी अब इसी परिवार का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ सीजे पूल खेल रहा है कि तभी उसका वाइन का गिलास अपने आप गिर जाता है। सीजे ये अजीब चीज नोटिस कर ही रहा होता है कि तभी जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो अब वो पूरी तरह स्तब्ध है क्योंकि पुल में सारी बॉल्स किसी ने इकट्ठा कर दी हैं, जबकि वो कुछ ही सेकंड्स पहले फैली हुई थी
और ये देख सीजे बुरी तरह घबरा गया है। लेकिन तभी मैडलिन यहाँ पर आती है और वो उससे बातें करने लगता है, ये सोचकर कि ये सब मैडलिन ने किया होगा। सीजे और मैडलिन बिल्कुल भी हैना को पसंद नहीं करते, क्योंकि एक बार मैडलिन को भी एक लड़के से प्यार हुआ था। लेकिन तब उसके पिताजी ने मैडलिन की खूब पिटाई करी, क्योंकि वो लड़का उनके लेवल का नहीं था और मैडलिन उसे शादी करना चाह रही थी। लेकिन उसी चार्ल्स ने आज ना तो ड्रू और ना ही हैना को कुछ बोला, तो उसके साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? उन दोनों की अपनी पूरी लाइफ लग गई है अपने पिता के बिजनेस को संभालने के लिए। बिजनेस के चक्कर में उसने अपने प्यार और अपनी खुशी को भी खो दिया, जबकि कैमी, ड्रू और हैना अपनी लाइफ में काफी खुश हैं। अब दूसरी तरफ हम कैमी को देखते हैं, जो कि बेफिक्र होकर पुल के पास वीडियो को शूट कर रही है कि तभी उसे अपने कैमरे में उसके पीछे कोई नजर आ जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो भी वो साई को देख पा रही थी। उसकी ये देख पूरी तरह रूह कांप जाती है, लेकिन फिर भी वो जब हिम्मत कर उस साई के पास जाती है तो वहां पर कोई नहीं था। अब इसको वो अपना वहम मानकर फिर से पूल साइड में बैठकर एंजॉय करने लगती है कि तभी एकदम से उसके पीछे से कोई अननोन चीज उसके सर पे वार कर उसे खत्म कर देता है। कैमी मारी गई है और इधर ये चारों अभी तक इसी चीज में उलझे हुए हैं कि हैना एक गोल्ड डिगर है और उसने पैसे के लिए ही ड्रू से शादी की है। अब कुछ पल बाद इन चारों को नोटिस होता है कि कैमी उनके साथ नहीं है। ये चारों तरफ कैमी को ढूंढने लग जाते हैं और जैसे ही ये पुल के पास आते हैं तो पुल में इन्हें कैमी की लाश दिखती है। ये देख इनकी रूह कांप जाती है। अब इन्हें पता है कि जो भी कुछ उनके पिताजी उन्हें बता रहे थे वो कोई मजाक नहीं था, बल्कि किलर ने अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया है। लेकिन साथ ही मैडलिन और सीजे को लगता है कि कैमी ने ज्यादा वाइन पी ली थी, जिस वजह से उसका सर फूट गया और वो पुल में जा गिरी। बाद में जब अपने पिता चार्ल्स को कैमी की मौत के बारे में बताते हैं तो चार्ल्स बुरी तरह टूट जाता है और वो खुद को भी नहीं संभाल पाता। वो अपनी बेटे की डेड बॉडी के पास आता है और उसे कपड़े से ढक लेता है। साथ ही वो बताता है कि इस रात के बारे में उसे पहले भी कई बार सपने आए थे, जिसमें कोई बुरी आत्मा उसे खत्म करना चाह रही थी। अब ये सब सुनते ये चारों शौक हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चार्ल्स इन्हें बता रहा है कि ये सब उसी बुरी आत्मा ने किया है, यानी कि कैमी को किसी इंसान ने नहीं बल्कि स्पिरिट ने मौत के घाट उतारा। लेकिन मैडलिन और सीजे को तो लगता है कि कैमी उनकी बहन थी, तो वो उसे मार नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर है नहीं वो शख्स है जो कि इस परिवार का हिस्सा नहीं है और उसी ने उसे मारा होगा। लेकिन ड्रू बताता है कि हैना ऐसा कभी नहीं करेगी, वो हर पल उसके साथ थी और उसके कैमी के साथ रिलेशन भी काफी अच्छा था, तो वो बेफालतू में हैना पे इल्जाम न लगाए। अपनी बेटी की मौत के बाद चार्ल्स डिसाइड करता है कि वो कैमी के बदले का हिसाब हैना को दे देगा, जिस बात पर मैडलिन और सीजे नाराज हो जाते हैं कि वैसे सोच भी कैसे सकता है। चार्ल्स कहता है कि कैमी की अब मौत हो गई है तो उसे उसका हिस्सा किसी को तो देना ही था, तो उसने हैना को अब अपने परिवार का सदस्य मानकर उसे यह हिस्सा दिया। और ध्यान रहे कि कैमी की मौत से भी कुछ भी नहीं बदला है, उन्हें अभी भी उसे किसी तरह बचाना ही होगा। अब इस घटना के बाद ये चारों सीरियस हो जाते हैं। ये चार्ल्स को लेके एक रूम में बंद कर देते हैं और साथ ही उसे वार्निंग भी देते हैं कि वो तब तक दरवाजा ना खोले जब तक कि उसे उनकी फैमिली नॉक न सुनाई दे। दरअसल इन सभी का बचपन से नॉकिंग का एक खास पैटर्न होता है, जिसके बारे में ये अभी बात कर रहे हैं। सीजे चार्ल्स के ऑफिस में से एक गन को भी उठा लेता है जिसमें मात्र 2 गोलियां थी। सीजे और मैडलिन को तो अभी भी यही लगता है कि कैमी को जरूर हैना ने ही मारा है। हैना और ड्रू साथ में मिलकर ये सब कर रहे हैं ताकि उन्हें पूरा हिस्सा मिल जाए, लेकिन हैना अभी भी समझाती है कि वो किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसके बाद ड्रू और हैना जब दोबारा से पुल के पास आते हैं तो उनको एक बहुत ही बड़ा शौक लगता है और वो और बुरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि कैमी की लाश अब वहां से अपने आप गायब हो गई है। अब इतना सब देख हैना की रूह कांप गई है और वो अब किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहती है। उसे ना अब चार्ल्स का हिस्सा चाहिए और ना ही उसे चार्ल्स को बचाना है। ड्रू उसे बताता है कि यहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हैं, लेकिन वो एक रास्ता जानता है जिससे वो बाहर जा सकते हैं। दूसरी तरफ अपनी बहन कैमी को खोने के बाद मैडलिन अब काफी सैड है, लेकिन फिर जब वो कैमी के रूम में जाती है तो उसे वहां अंधेरे में कैमी दिखाई पड़ जाती है, जो कि एकटक लगाकर उसे ही देख रही है। मैडलिन जाहिर तौर पर ये देख घबरा जाती है कि तभी सीजे यहाँ पर आकर लाइट्स ऑन कर देता है और हमें मालूम पड़ता है कि ये तो सिर्फ कैमी की एक पेंटिंग थी। यहाँ पर सीजे मैडलिन को बताता है कि उनकी बहन कैमी के मर जाने पर उसके हिस्से की सारी संपत्ति पापा ने हैना को दे दी और उसे तो लगता है कि सबके पीछे हैना और ड्रू ही हैं, क्योंकि घर में सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं और अंदर कोई भी नहीं आ सकता, जिसका सीधा सा मतलब है कि किलर घर के ही अंदर है, यानी कि इनका शक अब हैना पर और भी ज्यादा हो जाता है। तो सीजे कहता है कि उन्हें अपने पिता को बचाने के लिए ड्रू और हैना को किसी भी तरह रास्ते से हटाना होगा। इधर ड्रू हैना को लेके एक रूम में जाता है जहाँ पर सारे इंसानों की खोपड़ी रखी हुई है और यहाँ पर कई सारे स्टैचूज भी हैं, जो कि काफी अजीब बात है। आगे जाने पर इन्हें बाहर जाने का रास्ता तो मिल जाता है, लेकिन ये भी लॉक्ड होता है। ड्रू किसी तरह थोड़ी सी जगह बाहर जाने के लिए बना देता है,
जहाँ सब हैना बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो बीच में ही फंस जाती है। हैना बीच में फंसी हुई है और तभी उसे दूसरी तरफ कुछ अजीब सा रहस्यमय साया दिखता है जिसको देख हैना की रूह कांप जाती है। ड्रू किसी तरह मशक्कत कर हैना को फिर से बाहर खींच लेता है और इसी वक्त यहाँ पर मौजूद सारे स्टेचूज उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। साथ ही यहाँ पर लाइट्स भी अपने आप ऑफ हो जाती है। ये दोनों बाहर निकलने की कोशिश में जिस भी तरफ जाते रास्ता अपने आप बंद हो जाता, लेकिन फिर भी फुर्ती दिखाते हुए ये दोनों बाहर निकलने में कामयाब रहते हैं। पर बाहर आते आते ये उस आत्मा की एक झलक भी देख लेते हैं और अब इन्हें पता है कि यहाँ पर वाकई में एक इविल स्पिरिट है। बाहर आते साथ ही इन्हें एकाएक फैमिली लॉक सुनाई पड़ रही है। ये दोनों काफी बुरी तरह घबरा गए हैं और बचने के लिए पास में एक लॉकर रूम में एंटर कर जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर लॉकर रूम में एंटर करते हैं तो सीजे बाहर से उस लॉकर रूम को बंद कर देता है और अब ड्रू और हैना इसी लॉकर रूम में फंस गए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी काफी ज्यादा कम है और अब इन्हें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी इन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इधर मैडलिन और सीजे अब राहत की सांस लेते हैं क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने किलर को अंदर ही बंद कर दिया है। वो दोनों आगे की तरफ जा ही रहे हैं कि तभी उन्हें भी यहाँ पर एक फैमिली लॉक सुनाई पड़ जाती है। मैडलिन ये देखने के लिए आगे की तरफ जाती है तो उसे वहां पर पैरों के निशान दिखते हैं। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती कि तभी आत्मा ने उसे ऊपर हवा में उठा दिया। उसके हाथ पैर ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया है और अगले ही पल वो एविल स्पिरिट उसे घसीटते हुए कैमी के कमरे में लेके जाती है। पैरों के निशान कैमी के कमरे में भी होते हैं और वो निशान कैमी की पेंटिंग पर जाकर खत्म हो रहे हैं। तो मैडलिन अब करीब जाकर कैमी की पेंटिंग को ऑब्जर्व करने लगती है। उसके ऐसा करते ही कैमी की पेंटिंग से खून बहने लगता है और फिर देखते ही देखते साक्षात कैमी पेंटिंग से बाहर आ जाती है। मैडलिन डर के मारे नीचे गिर गई है और कैमी उसके ऊपर आकर उस पर उल्टी कर देती है। अब इससे पहले कैमी मैडलिन को खत्म करे कि तभी यहाँ पर सीजे आ जाता है जो कि कैमी को गन पॉइंट पे ले लेता है। कैमी के माथे से अभी भी खून बह रहा है, लेकिन अजीब बात यह है कि वो खून नीचे गिरने की बजाय ऊपर हवा में ही तैर रहा है। अब सीजे के कहने पर भी जब कैमी नहीं रुकती तो फिर सीजे उसे गन से शूट कर देता है। ऐसा होते ही कैमी हंसते हुए गायब हो जाती है क्योंकि वो गोली कैमी को नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी मैडलिन को लग गई है। सीजे के हाथों उसी की बहन का मर्डर हो गया है, यानी कि ये सब कुछ उस शैतान का एक छलावा था। गोली लगने के बाद मैडलिन भी वहीं पर मारी जाती है और जल्दी उसकी लाश भी वहां से गायब हो जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद अब सीजे को समझ आ गया कि ये जो भी कुछ हो रहा है उसमें ड्रू और हैना का कोई भी हाथ नहीं है। इसलिए वो जल्दी से जाकर उन दोनों को लॉकर रूम से बाहर निकाल देता है और जरा भी एक सेकंड की अगर देरी होती तो ड्रू और हैना ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहीं पर मारे जाते। अब सीजे उन्हें बताता है कि मैडलिन भी मारी गई है। साथ ही कैमी के वेश में उसने उस शैतान को भी देखा, जिस पर ड्रू और हैना भी बताते हैं कि उन्होंने भी उस राक्षस को देखा है। सीजे हाथ में गन पकड़े हुए है जिसमें सिर्फ अब एक ही गोली बची हुई है और वो हैना और ड्रू को चार्ल्स के पास जाने को कहता है कि वो उससे ये पूछे कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो कि उसकी वजह से उन सबको मरना पड़ रहा है और यहाँ से बचने के लिए वो उससे बाहर जाने का रास्ता भी पूछे। अब ड्रू और हैना जैसे ही यहाँ से बाहर निकले कि तभी वही बुरी आत्मा फिर से उनके पीछे पड़ जाती है। बचने के लिए फिर से एक कमरे में एंटर कर जाते हैं। कमरे में एंटर करते ही ये देखते हैं कि ये कमरा काफी अजीब लग रहा है। यहाँ पर तंत्र मंत्र की किताबें रखी हुई है, साथ ही शैतान को बुलाने की रस्म भी निभाई गई है। यहाँ पर एक डेमोनिक साइन भी बना हुआ है जिसके बीच में इंसान का खून पड़ा हुआ है। जब ये वहां पर पड़ी किताब को देखते हैं तो अब इन्हें सब कुछ समझ आ गया है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है। वहीं इधर सीजे हाथ में गन पकड़े हुए उस डेमन को मारने के लिए बिल्कुल तैयार है कि तभी वही डेमन कैमी के वेश में फिर से एकदम से उसके पीछे से आता है और सीजे डर कर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। सीजे पहले ही अधमरा हो चुका है कि अब की बार वो राक्षस फिर से अपना वेश बदलकर अब मैडलिन के वेश में उसके सामने आता है और सीजे को गले लगाकर उसका सारा खून पी जाता है, जिससे कि सीजे की भी वहीं पर सूखकर मौत हो जाती है। सीजे की आवाज सुन ड्रू और हैना यहाँ पर आते हैं, लेकिन देखते हैं कि ड्रू की लाश भी वहां से गायब हो गई है। ये दोनों समझ गए हैं कि सीजे भी अब मारा जा चुका है। तो अब ये सीधे चार्ल्स के पास जाते हैं और उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर उसने यहाँ पर किसे समन किया है जिसकी वजह से उन सबको मरना पड़ रहा है। जिस पे अब चार्ल्स सब कुछ रिवील कर देता है। चार्ल्स बताता है कि भले ही वो आज अमीर है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उसकी बहुत ही बुरी हालत थी। उसे बिजनेस में काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, जिस वजह से वो गरीब हो गया और गरीबी से उसे बहुत नफरत थी। वो अपने हालातों से नहीं लड़ पाया और उसने सीधे लालच के शैतान मैमोन को शमन कर दिया, जिस वजह से उसे पैसा, पावर, रिस्पेक्ट वो सब कुछ मिला जो कि उसे चाहिए था। अब लालच के शैतान ने उसे ये सब कुछ दे तो दिया, लेकिन इसके बदले चार्ल्स ने भी उसे कुछ दिया था। दरअसल चार्ल्स ने शैतान के साथ एक डील करी थी
जिसमें उसे पैसा, पावर, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसे खुद के 75वें जन्मदिन पर अपनी सोल यानी कि अपनी आत्मा को उस राक्षस को सौंपना होगा। अब चार्ल्स ने ये डील काफी सोच समझ के की थी, इसलिए वो इस चीज के लिए बिल्कुल रेडी भी था। लेकिन इंसान की मौत जब नजदीक आती है तो उसे जीने की इच्छा और बढ़ जाती है, और यही चार्ल्स के साथ भी हुआ। इसीलिए उसने अपने सारे बच्चों को यहाँ पर बुलाया था ताकि वो सब मिलकर उसे बचा सके। अब ये सब सुनकर हमें ये समझ नहीं आता कि अगर बात ऐसी थी तो चार्ल्स ने सारे गार्ड्स को छुट्टी पर क्यों भेज दिया, क्योंकि यहाँ पर जितने ज्यादा लोग उसे बचाने के लिए होते उतना ही सही होता। तो उसने अपने बच्चों पर इतना विश्वास क्यों किया कि वो उसे बचा ही लेंगे। तो दरअसल यहाँ पे चार्ल्स ने उस शैतान से एक और नई डील कर ली है, जिसमें वो अब खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ब्लड लाइन को उस डायमंड को सौंपेगा। यानी कि चार्ल्स ने अपनी आत्मा को उस डायमंड को सौंपने के बजाय उसने अपने सारे बच्चों की आत्मा को उस राक्षस को सौंप दिया है, और इसी डील की वजह से उसके बच्चे मारे जा रहे हैं। डील के मुताबिक उसे अपने सारे बच्चों की आत्मा रात के ठीक 12 बजे से पहले उस शैतान को सौंपना होगा, और अगर वो किसी भी तरह ऐसा करने में जरा भी नाकामयाब हुआ तो फिर वो शैतान उसकी आत्मा पर कब्जा कर लेगा। ऐसा कहते ही अब चार्ल्स बड़े ही बेरहमी से अपने आखिरी बच्चे ड्रू को भी गोली मार देता है, जिससे ड्रू की भी वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरह डील के मुताबिक चार्ल्स अपनी सारी ब्लड लाइन को खत्म कर देता है। चार्ल्स अब हैना को बताता है कि उसने शुरुआत में ही उसे यहाँ से जाने का मौका दिया था, लेकिन अब जब उसने सब कुछ देख लिया है तो अब उसे भी मरना होगा। चार्ल्स अपनी बंदूक से उसे शूट कर देता है, लेकिन हैना की अच्छी किस्मत यहाँ पर उसका साथ देती है और वो गोली हैना के हाथ से छूते हुए निकलती है। हालांकि हैना इस गोली से थोड़ा जख्मी हो गई है और उसके हाथ से खून भी बहने लगता है, लेकिन फिर भी वो चार्ल्स से जैसे तैसे बचते हुए कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर उसे सीजे की वही बंदूक मिलती है जिसमें कि सिर्फ एक ही गोली बाकी है। चार्ल्स हैना को हर तरफ ढूंढ रहा है, लेकिन हैना का दिमाग काफी तेज है। वो किसी तरह छिपकर चार्ल्स को मौका भी नहीं देती और एक मात्र गोली वो उसके आर पार कर देती है। चार्ल्स वहीं पर जख्मी होकर गिर जाता है और वो हैना को कहता है कि ये उसने क्या किया। उसने शैतान से ये डील की थी कि उसकी ब्लड लाइन में से किसी एक को बचना ही होगा, और उसने तो वो डील पूरी ही कर दी थी। अब तक रात के 12 भी बज जाते हैं और हैना यहाँ पे चार्ल्स से कहती है कि वो इस बात की चिंता ना करे, क्योंकि उनका वंश अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके पेट में अभी भी उसका पोता पल रहा है, तो उसकी ब्लड लाइन खत्म नहीं हुई है। एक गिफ्ट के तौर पर हैना और ड्रू चार्ल्स के लिए यही गिफ्ट लेके आए थे। चार्ल्स ये सब सुनते ही पूरी तरह सदमे में है, क्योंकि उसने शैतान मैमोन से जो डील की थी वो उसने पूरी नहीं करी। रात के 12 बज चुके हैं और उसकी ब्लड लाइन अभी भी हैना के पेट में है। अब डील पूरी न होने पर वो शैतान मैमोन भी यहाँ पर आ जाता है और हम पहली बार उस शैतान का असली रूप देखते हैं, जो कि काफी खतरनाक और भयानक लग रहा है। वो शैतान चार्ल्स के ऊपर आ जाता है और चार्ल्स को एक झटके में वो पूरी तरह निगल जाता है। दूसरी सुबह जब चार्ल्स का मैनेजर यहाँ पर आता है और वो जब दरवाजा ऑन करता है तो देखता है कि सिर्फ हैना ही घर से बाहर आई है, और वो भी खून से सनी हुई है। हैना कार में बैठती है और यहाँ से वो सीधे अपने घर के लिए निकल जाती है, और इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।